हेलो एवरीवन। तो हम लोग एक आज नया लेक्चर लेकर के आए हैं और एक नया टॉपिक है जिसका नाम है वेक्टर्स। तो वेक्टर्स का ये लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर। आखिर वेक्टर क्या है, इससे पहले हम लोग वेक्टर को क्यों नहीं पढ़े और ज़रूरत क्यों नहीं थी, ये सारी बातों को हम लोग आज डील करेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर को भी हम लोग देखेंगे। वेक्टर्स का कुछ कुछ अलग अलग टाइप के वेक्टर्स होते हैं जिसको हम लोग अभी जान लेंगे, ताकि अगर फ्यूचर में कभी हमको इस टाइप का टर्म अगर मिलेगा तो हमको घबराने की कोई बात नहीं है, ताकि देख करके हमको पुरानी बात याद आ जाएगी कि आज का लेक्चर जो हम तुमको पढ़ाने वाले हैं, इसमें जो भी चीज़ टर्म दिया गया है इसको थोड़ा सा डिटेल में खास करके आज का क्लास जो होने वाला है ना वो थ्योरेटिकल ही होने वाला है। तो घबराने की बात नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम मेरे साथ हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर यहीं से। तो सारा चीज़ सीरीज बाय सीरीज ही आने वाला है, तो तुमको घबराने की बात नहीं है। इसी तरह से हर बार जो वेक्टर्स का लेक्चर 1 है तो लेक्चर 1 लिखा रहेगा, उसके बाद जैसे लेक्चर 2 आएगा तो उसमें भी 2 लिखा रहेगा, और जो टॉपिक कवर करने वाले रहेंगे वो टॉपिक का यहाँ पे नाम लिखा रहेगा। तो हम लोग चलते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। पहले वेक्टर्स में जो सबसे पहले आएगा टर्म फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी आखिर क्या है, इस बात को हम लोग समझते हैं। जैसे कि तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मान करके चलो तुम्हारी किसी से दुश्मनी है, क्या है, तुम्हारी अगर किसी से दुश्मनी है तो तुम ये बता सकते हो कितनी दुश्मनी है, नहीं बता सकते हो। उसी तरह से कुछ क्वांटिटी है, जैसे कि मान के चलो टेम्परेचर है, और टेम्परेचर आज का कितना है ये बता सकते हो। दिमाग में तो चल रहा है कि ना कहें, ऐसा नहीं है, टेम्परेचर को तुम बता सकते हो। जैसे कि कभी कभी देखते हो ना कि आज का टेम्परेचर 40 डिग्री फॉल चले गया, आज का 50 डिग्री चले गया, हालांकि 50 तो जाता नहीं है। जनरली नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो 25 डिग्री होता है। अगर उससे थोड़ा हाई होता है, मतलब 35-40 डिग्री टेम्परेचर होती है, तो हम लोग कहते हैं गर्मी है। और जब टेम्परेचर लो होता है, मतलब कि 20 डिग्री से टेम्परेचर से नीचे हो जाती है, तो उस सिचुएशन में हम लोग कहते हैं कि जो हमारा मौसम जो हो ठंडा है, तो उस सिचुएशन में ठंडे का मौसम आ जाता है। तो अब यही सारी बातें जो है हम लोग जानते हैं कि कुछ चीज़ों को हम लोग मेजर कर सकते हैं और कुछ चीज़ों को मेजर नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। जैसे कि अगर लेंथ है किसी का, मतलब किसी का हाइट है, तो उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो दुनिया में वैसी सारी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी है, और जिसको मेजर नहीं कर सकते उसको कहेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ से ये वाला पेन बड़ा अच्छा लगता है मैं। तो फिजिकल क्वांटिटी, तो इसको लिखते हैं द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको कहेंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी, और जिसको मेजर नहीं कर सकते उसको कहेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो, फिजिकल क्वांटिटी को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से दिखाते हैं, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी को अब तक जो अब हम लोग लिखेंगे तो इसको शॉर्ट फॉर्म में पी एंड क्यू लिखेंगे। क्लियर बात है। तो अब ये फिजिकल क्वांटिटी को थोड़ा सा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी अगर ये होगी अपना फिजिकल क्वांटिटी, तो वहाँ पे दो चीज़ें होगी, एक होगी न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होगी यूनिट। जैसे देखो कि अगर हम फिजिकल क्वांटिटी के लिए लेते हैं हम लेंथ, क्या ले लेते हैं, लेंथ ले लेते हैं। तो लेंथ तो अपना फिजिकल क्वांटिटी हो गया, और इसको अगर हम यहाँ पे देख ले कि इसको हम लिख दिए 2m, मतलब मीटर होता, तो चलो इसको हम पहले कंप्लीट लिख ही देते हैं 2 मीटर। तो यहाँ से दो टर्म है, सबसे पहला टर्म जो रहेगा उसको न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं। ये जो रिप्रेजेंट करता है ना वो न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू को। और ये बताता है, ये जो यू जो है ना वो यूनिट को। ये यूनिट भी बहुत बड़ा फैक्टर है। जनरली अगर मान करके चलो कि अगर हम इसको 2 मीटर ना कह करके 2 किलोमीटर कह देते हैं, तो बात समझ रहे हो कि 2 मीटर नहीं कह के 2 किलोमीटर कह देते, इसका मतलब 2000 गुना ज्यादा कर दिए हैं। तो जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एटलीस्ट दो चीज तो चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, और उसके साथ साथ जो है उसका यूनिट क्या है। जैसे कि अगर हम मान लें कि दूसरा लेते हैं हम मास ले लेते हैं, दूसरा फिजिकल क्वांटिटी ले लिए हम मास। ये मास अपना क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, या शॉर्ट फॉर्म में इसको पीक्यू कर देते हैं। तो ये मास को हम लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे कि 5 लिख दिए और यहाँ पे लिख दिए केजी। तो ये जो एन के जगह पे आया है वो 5 आया, इसको हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। और केजी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट। तो इसी तरह से अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 5000 ग्राम भी।
तो कहने का मतलब है कि एक यूनिट से दूसरा यूनिट में अगर हम लोग जाएंगे तो कुछ जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसमें कुछ चेंज आता है। अब ये चेंज कितना आता है नहीं आता है, इस बात को जानने के लिए हम लोग एक बड़ा टॉपिक है, बड़ा तो नहीं मतलब मीडियम टाइप का है, यूनिट एंड डायमेंशन या उसी को यूनिट एंड मेजरमेंट कहते हैं। उसको भी हम लोग कभी ना कभी पढ़ ही लेंगे। फिलहाल हम बस ये फिजिकल क्वांटिटी को समझ रहे थे। अगर तुम मान के चलो कि नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी ले ले टेम्परेचर, क्या ले ले, टेम्परेचर ले ले। तो टेम्परेचर भी अपना क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है और इस फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है वो तीन तरह से हम लोग इसको मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि एक डिग्री सेल्सियस, तुम जानते हो टेम्परेचर कहते हैं ना, आज का 37 डिग्री सेल्सियस था, आज का 40 डिग्री सेल्सियस था। तो इस तरह से जब हम लोग टेम्परेचर देखते हैं, अगर जब बुखार लगती है तो क्या कहते हो, 101 डिग्री था। तो 101 डिग्री क्या था, सेल्सियस था? नहीं, सेल्सियस नहीं, फ़ारेनहाइट होता है। क्लियर है? जब तुम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पे बार बार केल्विन केल्विन करोगे, तो ये भी टेम्परेचर का यूनिट ही है। जैसे कि मान करके चलो कि हम यहाँ पे लिख दिए फिजिकल क्वांटिटी, एक ये टेम्परेचर लिख लिए, तो टेम्परेचर लिख लिए हम, मान करके चलो 25 डिग्री सेल्सियस। ये 25 क्या न्यूमेरिकल वैल्यू को दिया, और जो सी है डिग्री सेल्सियस है वो उसका न्यूमेरिक यूनिट बताता है। जैसे कि ये था ना, यू जो था वो यूनिट बता रहा था। इस तरह से हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में थोड़ा सा जान लिए, हालांकि अपने को इतना ही जानना है। क्लियर है? फिजिकल क्वांटिटी जो है वो क्या है उसको समझ लिए, और फिजिकल क्वांटिटी को हम लिखते कैसे हैं वो समझ लिए। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो जो फिजिकल क्वांटिटी वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्केलर क्वांटिटी और एक होते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब मान कर चलो कि स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि इसको एग्जांपल से समझाते हैं कि मान लो कि तुम मेरे प्यारे से बच्चे हो या छोटे भाई की तरह हो, तो हम तुम्हें बुलाए और बोले कि तुम मार्केट जाओ और चीनी लेकर के आ जाओ, शुगर लेकर के आ जाओ। तो तुम भोला भला सा चल दोगे कि कुछ रुकोगे कुछ पूछने के लिए? अगर तुम्हारा दिमाग ठीक ठाक काम कर रहा है, अगर तुम नॉर्मल हो, तो तुम पूछोगे कितना चाहिए या कितना लेना है। ये जो तुम कितना वर्ड लगाए हो यहाँ पे क्या बता रहा है कि इस कितना वर्ड में ये छुपा हुआ है कि आप एक चीज तो छोड़ दिए। आप तो बता दिए फिजिकल क्वांटिटी 5 kg लाना है, लेकिन यूनिट छोड़ दिया आप। क्या छोड़ दिए? यूनिट छोड़ दिए। और यही जो हम लोग जैसे कि एन इंटू यू लिखे थे, 5 तो बोल दिए एन की जगह पे, यू छोड़ दिए। 5 ग्राम लेना है, 5 kg लेना है, 5 क्विंटल लेना है, 5 टन लेना है। हालांकि तुमने दिमाग में जनरली जो ये नॉर्मल लैंग्वेज में बता ना, कहती है 5 kg, अगर हालांकि हम सिर्फ कहते हैं कि 5 की लेके आ जाओ, तो वहाँ पे थोड़ा अंडरस्टूड चीज़ होती है कि तुम केजी भी समझ सकते हो, क्योंकि जनरली चीनी को हम लोग 5 ग्राम तो ला नहीं सकते हैं। हाफ केजी, 2 kg, 1 kg, 3 kg इस तरह से होता है। तो 5 kg जैसे तुमको बोलेंगे तो अब ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है। क्या है कि इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है, मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन करने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, क्या? यूनिट। सॉरी, हाँ यूनिट ही चाहिए, डायमेंशन नहीं चाहिए, सॉरी डायरेक्शन नहीं चाहिए। और दूसरी बात है कि वेक्टर क्वांटिटी, थोड़ा सा हमको इधर उधर हो गया था बोलने में, कोई घबराने की बात नहीं। अब वेक्टर क्वांटिटी, जैसे कि वेक्टर क्वांटिटी में अब हम तुमको बता देते हैं कि कुछ ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम लोग डायरेक्शन के बिना बता नहीं सकते। जैसे कि मान करके चलो कि ये दरवाजा मेरे सामने है, इस दरवाजा को खोलना है तो हम बोले 10 न्यूटन फोर्स लगा दो। क्या करना है? 10 न्यूटन फोर्स लगा दो। तो अब 10 न्यूटन फोर्स तुम क्या किया, दरवाजा की उल्टी तरफ लगा दिया, दरवाजा के उल्टी तरफ लगा दिया, लेकिन दरवाजा खोलने के बजाय मतलब और सख्त हो रहा है। तो अगर वो कह देंगे कि तुमको 10 न्यूटन फोर्स लाके पुल करना है, क्या करना है? पुल करना है, तो वो दरवाजा खुल जाएगा। अगर कभी कभी सिचुएशन पे होता है कि तुम देखोगे कि कभी पुल और पुश लिखा होता है, तो जब पुल करने के लिखा था मतलब 10 न्यूटन फोर्स तो लगाना, उसको खींचे ना अपनी तरफ। जब अपनी तरफ खींचेंगे तो वो दरवाजा खुल जाएगा। अगर उसको उल्टा धक्का मार दिए तो हमारा फोर्स तो लगा 10 न्यूटन, लेकिन ये बेकार हो गया। इसका मतलब कुछ क्वांटिटी ऐसी है जिसको हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, तो वैसी क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चाहिए उसका इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए, हम लोग सिर्फ स्केलर क्वांटिटी को रखेंगे। और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी चाहिए उसको वेक्टर क्वांटिटी करेंगे। ये तो मोटा मोटी बात है, वेक्टर के बारे में थोड़ा सा और हम लोग बात करेंगे। तो पहले स्केलर क्वांटिटी को देखते हैं। इट कंप्लीट कंप्लीट देयर इंफॉर्मेशन by using
बाय यूजिंग ओनली मैग्नी, या ऐसे भी कर सकते हैं कि जिसका इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, उसको हम लोग कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी, मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। तो इस स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल भी लिख लो। जैसे कि हम बात कर ले इसका एग्जांपल के बारे में, बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। और एग्जांपल के तौर पे दे दे, सबसे पहले डिस्टेंस ही ले लो। क्या हो जाएगा? पहला डिस्टेंस हो जाएगा, के बाद स्पीड हो जाएगा, मास, टाइम, मास हो गया, टाइम हो गया, के बाद बात कर ले एनर्जी, एनर्जी एटसेट्रा कह सकते हैं, टेम्परेचर वगैरह भी होता है इसी के अंदर। तो कहने का मतलब है कि फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्केलर और एक होते हैं वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटी में हम लोग को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। क्लियर है? डायरेक्शन नहीं चाहिए। उसके बाद दूसरा है अपना वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करें, क्योंकि पढ़ना तो अपने को यही है। तो ऐसा क्वांटिटी है जिसके साथ साथ मैग्नीट्यूड तो चाहिए चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। और इसमें एक नया टर्म आने वाला है कि जो अब तक हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे थे वो नॉर्मल अलजेब्रा था। क्या था? नॉर्मल अलजेब्रा था। लेकिन आज के बाद जब वेक्टर पढ़ रहे हैं तो हम लोग एक अलग तरह का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। तो यहाँ पे इसको लिखने वाले हैं द क्वांटिटी विच रिक्वायर, द क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड, विच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यही बात खत्म नहीं हुआ है, इसको एक और चीज चाहिए, एंड फॉलो वेक्टर अलजेब्रा, फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। चलो, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को देख लिए कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है, उसका सिर्फ डेफिनेशन देखें कि वेक्टर क्वांटिटी इस क्वांटिटी है जिसको मैग्नीट्यूड तो चाहिए चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, और इसका कहानी खत्म यहीं भी नहीं हुआ, उसको एक अलग तरह का अलजेब्रा भी चाहिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए। क्लियर है? तो हम लोग जो अब तक पढ़े हैं, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? एडिशन पढ़े हैं, सब्ट्रैक्शन पढ़े हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़े। तो यहाँ पे हम लोग वेक्टर का दो चीज, तीन चीजें पढ़ेंगे। एडिशन पढ़ेंगे और एडिशन से ही मिलता जुलता होता है सब्ट्रैक्शन, उसी में थोड़ा सा आगे पीछे लेकर के हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे। उसके बाद इसका भी मल्टीप्लिकेशन हम सीखेंगे, अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी बातों को हम लोग वेक्टर के अंदर ही डिस्कस करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इसके लिए हमको नेक्स्ट पेज चाहिए। तो वेक्टर का एग्जाम्पल जो है उसको हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर, क्योंकि नेक्स्ट पेज में तो दोनों चीज़ था। एग्जाम्पल ऑफ, क्लियर है? तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे कि चलो पोजीशन ले लिया, तो भी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे पोजीशन के बाद डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब जितने भी चीज़ हैं इन सबको मैग्नीट्यूड तो चाहिए चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। फोर्स हो गया, उसके बाद मोमेंटम, एक टर्म होता है टॉर्क, जिसको हम लोग क्लास 11th के अंदर ही पढ़ने वाले हैं। टॉर्क हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग लिखे हैं, इसको क्लास 12th के अंदर पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड।
इस तरह से हम लोग वेक्टर के बारे में भी जान लिए, वेक्टर का क्या जाने, वेक्टर का डेफिनेशन जाने, और कौन कौन से जो टर्म है, जो फिजिकल क्वांटिटी वो वेक्टर है, उसको लेके। ये बहुत सारा हो सकता है, लेकिन जो कुछ खास पार्टिकुलर होते हैं उसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं। क्लियर है? तो अब हम लोग जो है सो थोड़ा कुछ एक टर्म है नोट करके बात कर लेते हैं कि जो एक करंट है, क्या है, करंट है। नोट करके हम यहाँ पे पढ़ते हैं। जो करंट है, करंट के पास डायरेक्शन होता है। जैसे कि मान के चलो कि अगर ये कोई वायर है, ये कोई वायर है, और इधर है हायर पोटेंशियल, इस पॉइंट पे है हायर पोटेंशियल, और इस पॉइंट पर है लोअर पोटेंशियल, मतलब एलपी। एलपी मतलब लोअर पोटेंशियल। तो करंट हमेशा फॉलो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यहाँ पे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट हमेशा रहेगा। यहाँ पे डायरेक्शन तो फिक्स है, मैग्नीट्यूड भी है। जो करंट का वैल्यू जानते हैं कि 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, इस तरह से हम लोग जानते हैं कि करंट का मैग्नीट्यूड होता है। अगर किसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो मान लेते हैं कि हम लोग के घर में जो करंट आती है नॉर्मल 2 या 3 4 5 एम्पियर के अप्रोक्स होता है। क्लियर है? तो इस तरह से अगर देखेंगे तो जब भी करंट का फ्लो होगा वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। लेकिन फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इससे एक ही गलती हुई है, ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं करंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। करंट हैज मैग्नी, वायर को ऊपर कर देते हैं, लिख देंगे मैग्नी एज वेल एज डायरेक्शन, बट इट डज नॉट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। बट इट, अब तुम भी कहोगे कि सर ये वेक्टर अलजेब्रा क्या है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। वेक्टर अलजेब्रा क्या है ये नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। जो हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, वही अपना वेक्टर अलजेब्रा है। जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, ये सारी चीजें जो पढ़ने वाले हैं वो इसी को हम लोग वेक्टर अलजेब्रा के अंदर ही रखेंगे, क्योंकि जनरली अब तक जो तुम पढ़े हो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो भी पढ़ा है वो नॉर्मल अलजेब्रा है। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ से, तो करंट के पास मैग्नीट्यूड है, साथ साथ डायरेक्शन है, लेकिन ये फॉलो नहीं किया, बट इट डज नॉट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। तो अगर मान के चलो वेक्टर रहता, तो अगर मान के चलो कि इस तरह से दो करंट आ रहा है, इधर से आ रहा है 2 एम्पियर, इधर से आ रहा है 3 एम्पियर, और इस तरह से इसके बीच का एंगल तुमको दिया रहता 60 डिग्री। क्या दिया रहता? यह है 60 डिग्री। तो अब जो करंट यहाँ पे 2 एम्पियर आया, यहाँ पे 3 एम्पियर आया है, तो इस तरफ जो जाता, अगर ये नॉर्मल अलजेब्रा को नहीं फॉलो करता तो ये 5 एम्पियर हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। तो सिंपल क्या हुआ कि 2 एम्पियर आया और 3 एम्पियर आया, तो इस तरफ से कितना चले गया? 5 एम्पियर। लेकिन अभी वेक्टर में देखेंगे कि जो एंगल हम लोग अलग अलग रखेंगे, अगर 60 रखेंगे तो उसके लिए कुछ और वैल्यू होगा, 90 रखेंगे तो कुछ और वैल्यू होगा, और 30 रखेंगे तो कुछ और वैल्यू होगा। मतलब दो वेक्टर को अगर हम ऐड करते हैं तो इस बात पे डिपेंड करता है कि उनके बीच का एंगल कितना है। लेकिन करंट में ऐसा कोई बात नहीं है, चाहे वो 60 पे रखे, 90 पे रखे, 0 पे रखे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस तरह से हम लोग बात कर लिए कि जो वेक्टर क्या है, और वेक्टर में जो है क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, और जो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं किया वो किसकी तरफ चले गया? स्केलर की तरफ। तो ये कुछ ऐसे टाइम के साथ भी जो है सो कुछ ऐसा ही खास करके टाइम के बारे में उतना बात तो नहीं करते हैं। टाइम भी हमेशा बढ़ता ही है, क्या है कि टाइम हमेशा बढ़ता ही है, तो उसका डायरेक्शन भी फॉरवर्ड ही है। तो वो भी अपना वेक्टर का डेफिनेशन में तो कहता है वेक्टर और स्केलर अगर मानते कि अगर जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दो ही चीज होने की वजह से अगर वेक्टर होता, तो करंट को तो वेक्टर होना ही चाहिए, और टाइम का भी डायरेक्शन पता है कि हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलता है। तो हम लोग फालतूगिरी नहीं करेंगे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात को देखते हैं। देखो सबसे पहले कि वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग पहले एक एरो का इस्तेमाल करते हैं। ये अपना एक एरो है और ये एरो से ही हम दिखाते हैं वेक्टर। और यहाँ पे दो टर्म आने वाले, एक ये है जिसको हम लोग कहते हैं टेल, टेल कहेंगे, और ये टर्म जो यहाँ पे आ गया उसको हम लोग बोलते हैं हेड। और ये तुमको जो लेंथ दिख रहा है, ये दो, देखो वेक्टर के पास दो चीजें होती है ना, एक होती है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड जो होगा इसका लेंथ जो रिप्रेजेंट करेगा वो किसको करेगा, मैग्नीट्यूड। लेंथ करेगा रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। क्लियर है। तो अब जो डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा, डायरेक्शन भी यहाँ से हम लोग फटाक से लिख सकते हैं। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। तो टेल टू हेड मतलब एरो के डायरेक्शन में, कहाँ से, टेल टू हेड जो तुमको दिख रहा है ये दिख जाएगा डायरेक्शन, ये हो जाएगा डायरेक्शन। इस तरह से हमको पता चल गया कि जो टेल टू हेड हो गया वो डायरेक्शन हो गया, और लेंथ जो हो जाएगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो अब देखो कोई वेक्टर को अगर हमको लिखना है, जैसे लिखना है कि वेक्टर ए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे वेक्टर ए लिखना है हमको, लिखना है वेक्टर ए, कैसे लिखेंगे। हर बार तो हम सबस्क्रिप्ट में उस तरह से वेक्टर वेक्टर नहीं लिख सकते हैं, इसको एक सिंबल भी होना चाहिए। तो वेक्टर्स ए को हम लोग लिखेंगे, ए लिखेंगे और उसके ऊपर में एरो लगा देंगे। क्लियर है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिखना है, अगर मान के चलो कि हमको लिखना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को लिखने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो वेक्टर है के दोनों तरफ मॉड लगा देंगे। क्या कर देंगे, मॉड लगा देंगे। तो जैसे ही मॉड से हटाएंगे तो इसको सिर्फ सीधा ए लिख देंगे। अगर मान के चलो कि ये 5 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में होता, तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड जो आ जाएगा उसका 5 मीटर हो जाएगा। जैसे कि अगर मान करके चलो कि वेलोसिटी अपना है, जैसे कि एक वेलोसिटी है, मान लिया कि अपना एक वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, वो 5 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स नॉर्थ, क्या है ये, नॉर्थ की तरफ है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड अपने को चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, क्या देखना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, तो जनरली हम इस वेलोसिटी को दिखाते हैं वी वेक्टर से। क्या दिखाते हैं, वी वेक्टर से। तो हम लोग इस तरह से मॉड लगाएंगे। जो मॉड लगाने के बाद दो टर्म है, एक तो है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा है डायरेक्शन। तो हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड को यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं कि अगर कोई भी क्वांटिटी लिखा हुआ है कि कौन सा वेक्टर है और कौन सा स्केलर है, तो उस तरह से हम देखें। अगर कोई भी टर्म है उसके ऊपर एरो दिया हुआ तो इसका मतलब वेक्टर है। अगर कोई टर्म है जिसका ऊपर कुछ एरो नहीं दिया हुआ तो वो टर्म जो होगा वो स्केलर होगा। और कभी कभी अगर हम उस एरो को हटाने के लिए हम उसका मॉड लगाते हैं, तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन को हम लोग हटा करके सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड देखते हैं कि उसका लेंथ क्या है, या उसका जो, इस तरह से देखें ना, ये लेंथ जो दिखाया है वेक्टर को दिखाया है। अगर मान करके चलो कि हम यहाँ पे दो वेक्टर रखे हैं, मान लिए कि ये वेक्टर मान लिए कि P है, ये वेक्टर अपना P है। दूसरा वेक्टर लेते हैं, ये वेक्टर अपना Q है, ये जो है अपना Q वेक्टर है। तो अगर इसमें बताएगा कि, पूछेगा कि मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है, P का है या Q का ज़्यादा है, तो हम लोग फटाफट देख करके एरो को बता सकते हैं कि जो Q है उसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर है मैग्नीट्यूड ऑफ। तो इस तरह से हम लोग देख करके फटाफट कमेंट कर सकते हैं कि किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, किसका मैग्नीट्यूड छोटा है। क्लियर है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो देखो इसमें कोई खास बात थी नहीं, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन था, किस तरह से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं वो दिखा दिए। और जो लेंथ है वही दिखाएगा उसका मैग्नीट्यूड को, और डायरेक्शन कैसे करेंगे हम लोग, जो एरो का डायरेक्शन होगा टेल टू
हेड, और वेक्टर को लिखते कैसे है तो वो दिखा दिए। मैग्नीट्यूड को लिखना हो तो उसका ऊपर मोड़ लगा दिए, और वो एग्जांपल दे करके दिखाई वेलोसिटी को। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर को देखा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर को एक एक करके देखेंगे। जैसे कि लाइक वेक्टर कह रहा है, तो जैसे कि लाइक वेक्टर हम लोग तब कहेंगे जब उसका सेंस ऑफ डायरेक्शन सेम रहेगा। कहने का मतलब है कि एक वेक्टर नॉर्थ की तरफ है, दूसरा वेक्टर भी नॉर्थ की तरफ होगा, तब उसको कहेंगे हम लोग लाइक वेक्टर। उसके बाद इक्वल वेक्टर कहेगा, तो इक्वल वेक्टर को भी हम लोग समझ लेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। लाइक वेक्टर, वेक्टर्स हैविंग वेक्टर्स हैविंग सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन। अगर जब वेक्टर का सेम सेंस रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे लाइक वेक्टर, अगर सेंस अपोजिट रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे अनलाइक वेक्टर। तो जैसे कि हम दो एग्जांपल लेते हैं कि अपने पास दो वेक्टर हैं। एक वेक्टर ये हो गया, ए मान लेते हैं इसको। दूसरा वेक्टर हम ले लेते हैं बी। ये वेक्टर बी हो गया। उसी तरह से एक वेक्टर ले लेते हैं, ये वेक्टर हो गया। तो लाइक वेक्टर अगर पूछेगा तो कौन कौन सा हो जाएगा इसमें? तो देखो, अगर वेक्टर का सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन रहेगा तो उसको कहेंगे हम लोग लाइक वेक्टर, और एंटी सेंस रहेगा तो उसको कहेंगे हम लोग अनलाइक वेक्टर। क्लियर है? अगर सेंस रहेगा उल्टा तो उसको कहेंगे हम लोग एंटी सेंस। तो अब यहां से देखना है कि जो लाइक वेक्टर कौन कौन सा है, तो उसको हम लोग फटाफट यहाँ पे, तो जो लाइक वेक्टर है कौन कौन सा है, ए एंड बी, या और बी जो अपना है लाइक वेक्टर। और यहाँ पे अनलाइक वेक्टर क्या हो जाएगा? अनलाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर जो होगा, तो इसका कलर चेंज कर देते हैं। अनलाइक वेक्टर अपना है, देखो ए का और सी का डायरेक्शन कैसा है, उल्टा है। तो ए एंड सी, साथ साथ बी और सी भी जो है ये भी अनलाइक वेक्टर, क्योंकि दोनों का सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है सो वो उल्टा है। तो उल्टा अगर सेंस ऑफ डायरेक्शन रहेगा तो हम लोग कहेंगे अनलाइक वेक्टर, अगर सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन रहेगा तो उसको कहेंगे हम लोग लाइक वेक्टर। क्लियर है? अब देखो, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर होने के लिए तीन चीजें की रिक्वायरमेंट होती है। पहले तो क्या है कि मैग्नीट्यूड का सेम होना जरूरी है, दूसरा है डायरेक्शन का भी सेम होना जरूरी है, और तीसरी बात है कि वो जो दोनों वेक्टर है, जैसे कि वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, मैग्नीट्यूड सेम हुआ, डायरेक्शन सेम हुआ, लेकिन साथ साथ ये भी सेम होना चाहिए कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसको भी सेम होना पड़ेगा। अगर कोई फोर्स है और कोई मान के चलो कि एक्सेलरेशन है, दोनों सेम नहीं हो सकता, दोनों को फोर्स ही होना पड़ेगा या दोनों को एक्सेलरेशन ही होना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। तो इक्वल वेक्टर के लिए सबसे पहला कंडीशन तो क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड सेम। दूसरा, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। क्लियर है? तीसरा, रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी, रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी हम लोग इससे पहले देख चुके हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो, तुम्हारे मन में कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए कि सेम वेक्टर होने के लिए, इक्वल वेक्टर होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। मैग्नीट्यूड को करो तुम सेम, डायरेक्शन को करो सेम, और ये बात का भी ख्याल रखे कि वो जो वेक्टर होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी ही होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के साथ ही इक्वल हो सकता है, एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन के साथ ही हो सकता है, अगर फोर्स है तो फोर्स के साथ ही हो सकता है। क्लियर है? तो आगे बढ़े हम लोग।
आगे बढ़ते हैं। तो आगे अपना नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अगर वेक्टर को नेगेटिव को लेना है, जैसे कि मान के चलो, पहले हम इसका समझा ही देते हैं कि जैसे कि मान लिया कि हमारे पास एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, और इसका नेगेटिव लेना है। मान कर चलो कि एक वेक्टर हमको बनाना है बी, एक वेक्टर बनाना है बी जो माइनस ए के बराबर है। क्या है? माइनस ए के बराबर है। तो कहने का मतलब है कि मैंने बी वेक्टर को लिखने के लिए हम लोग कुछ और नहीं करेंगे, बी वेक्टर को लिखने के लिए कुछ और नहीं करेंगे। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड को रहने दो तुम सेम, और डायरेक्शन को कर दो उल्टा, डायरेक्शन को कर देंगे उल्टा। तो ये जो तुम्हारा वेक्टर दिख रहा है, ये ब्लू पिंक कलर का, ये वेक्टर है बी, और इसी को माइनस ए वेक्टर का। क्लियर है? तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर लेने में कुछ नहीं हम लोग हिचकिचाएंगे, मैग्नीट्यूड को रखना है सेम, डायरेक्शन कर देना है रिवर्स। तो यहीं पे लिखना है नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन आर नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव ऑफ। अगर कोई वेक्टर का नेगेटिव लेना है तो उसका मैग्नीट्यूड का रहने देंगे सेम, डायरेक्शन कर देंगे उल्टा। क्लियर है? चलो आगे देख, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर क्या होगा। देखो इसमें जो है ना थोड़ा सा लोचा है कि जीरो वेक्टर बोले हैं तो जीरो वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो जीरो होगा, लेकिन डायरेक्शन जो होगा इसका इनडिटर्मिनेट होगा। इसको हम थोड़ा समझाते हैं। तो पहले इसमें लिखते हैं कि जीरो वेक्टर नल वेक्टर में क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, मैग्नीट्यूड तो जीरो, एंड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट। सेकेंड लिखते हैं इनडिटर्मिनेट डायरेक्शन। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल उठा कि ये इनडिटर्मिनेट क्या होता है सर, ये होता क्या इनडिटर्मिनेट। अब हम समझते हैं। जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास एक कोई ब्लॉक है, ये कोई अच्छा खासा ब्लॉक था, इसके ऊपर हम लगाए अप्लाई किए फोर्स, ये अप्लाई फोर्स की। मान लेते हैं कि इस तरफ जो फोर्स आया अपना, उसका वैल्यू है 10 न्यूटन। F1 लगाए, इसका वैल्यू है 10 न्यूटन, और ये इस डायरेक्शन में है, तुमको दिख रहा डायरेक्शन। उसके बाद सेकेंड वेक्टर हम लोग देखते हैं, सेकेंड वेक्टर भी देखें, और ये भी फोर्स तुम्हारा टेढ़ा मत हो, तो देख लो थोड़ा टेढ़ा हो जाए तो क्या दिक्कत है। तो ये तुम्हारा वेक्टर है F2, सॉरी ये वेक्टर है F2, और ये है 10 न्यूटन। तो आप देखो कि एक ही ब्लॉक पे कोई 10 न्यूटन इधर धक्का मार रहा है, कोई 10 न्यूटन इधर धक्का मार रहा है। तो इस पे नेट जो फोर्स आया है वो कितना आ गया है, वो नेट फोर्स जो आ गया है वो तो आ गया है जीरो। अब डायरेक्शन किसकी तरफ लेंगे, डायरेक्शन फर्स्ट वाले की तरफ ले या सेकंड वाले की तरफ ले, इस बात का तुमको कोई जिक्र है नहीं, क्योंकि वो ब्लॉक तो वहीं पे रहने वाला है, मैग्नीट्यूड जीरो हो गया है। डायरेक्शन किसके अकॉर्डिंग लेंगे, तो यही कंफ्यूजिंग टर्म जो है उसको हम लोग दिखाने के लिए हम बोल दिए कि जो F0 है तो हम लोग जीरो के ऊपर वेक्टर दिखा देंगे, तो इसको नल वेक्टर कहेंगे, और नल वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है हमें पता नहीं, तुम कर लो। क्लियर है? तो मैग्नीट्यूड तो जीरो रहेगा, लेकिन डायरेक्शन कंफ्यूजिंग है, इंडिटरमिनेट है, उसको हम लोग बता नहीं सकते हैं कि F1 की तरफ ले या F2 की तरफ ले या किसकी तरफ ले, कोई पता नहीं है। तो इस तरह से हम लोग जीरो वेक्टर और नल वेक्टर को भी देख लिए। आगे चलते हैं। आगे है कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या, क्या ऐसा वेक्टर जो एक ही लाइन में लाई कर रहा, क्या कर रहा हो, एक ही लाइन में लाई कर रहा हो। तो यहाँ पे लिख देते हैं वेक्टर्स आर
आर लाइंग इन सेम लाइन। तो अब यहाँ से एक बड़ा सा लाइन लेते हैं, उस लाइन के अकॉर्डिंग लाइन के अलोंग लगा देते हैं बहुत सारा वेक्टर। चलो ये लाइन सीधा है। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, कलर चेंज कर देते हैं। ये वेक्टर अपना ए रहा, ये वेक्टर ए रहा, और दूसरा वेक्टर ले लो बी, ये वेक्टर बी रहा। तीसरा वेक्टर ले लो सी। अब तुम कहोगे कि सर बार बार एक ही डायरेक्शन में क्यों ले लेते, तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन को अपोजिट कर दिए, डायरेक्शन को अपोजिट कर दिए, और फिर नेक्स्ट वेक्टर ले लिए हम लोग। तो ये सारा वेक्टर जो तुमको ए बी सी डी दिख रहा है, ये सारे के सारे वेक्टर कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन के लो। यहाँ लिख सकते हैं हेयर वेक्टर्स ए कॉमा वेक्टर्स बी कॉमा वेक्टर सी एंड डी है आर कोलिनियर वेक्टर्स। एक से ज्यादा है तो वेक्टर्स। क्लियर है? तो ये इस तरह से हम लोग देख लिए कि कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, मतलब एक ही लाइन में अगर वेक्टर लाई कर रहा तो उसको कहेंगे हम लोग कोलिनियर वेक्टर। क्लियर है कंसेप्ट, फंडा क्लियर है? उसके बाद देखो क्या है, पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर। अगर वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम रहेगा तो उसको कहेंगे हम लोग पैरेलल वेक्टर्स, अगर डायरेक्शन अपोजिट रहेगा तो उसको कहेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो यहाँ पे बस छोटी सी बात है, तो यहाँ पे फर्स्ट में लिख सकते हैं वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन आर नोन एज पैरेलल वेक्टर। वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन आर नॉन, एस को इधर लिख देते हैं, आर नॉन एज पैरेलल वेक्टर। और दूसरा उल्टा कर देते हैं हम लोग, वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन आर एंटी पैरेलल, सॉरी हाँ एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन आर एंटी पैरेलल पैरेलल। यहाँ पे हम तीन वेक्टर लेते हैं और तीनों वेक्टर को दिखाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा वेक्टर एक ये हुआ, एक वेक्टर ये हुआ, दूसरा वेक्टर ये हुआ, पिंक कलर दिखा देते हैं, तीसरा वेक्टर हम को भी थोड़ा सा कलर दिखाएंगे। चलो ये करो, अपने पास तीन वेक्टर है। तो पहले वेक्टर जो अपना ये ए हो गया, ये वेक्टर जो है सो बी हो गया, और ये वेक्टर सी है। यहाँ पे पैरेलल वेक्टर कौन कौन है तो फटाफट देख के ही बता सकते हो। पैरेलल वेक्टर कौन कौन है, तो यहाँ से देख करके एग्जाम्पल देख लो। जो पैरेलल वेक्टर है वो क्या कौन कौन है, ए और सी है। पैरेलल वेक्टर ए एंड सी है। ए एंड सी क्या हो गया, पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल कौन कौन है, तो ए बी भी है और बी सी भी है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए एंड बी, और साथ साथ बी एंड, तो जो एंटी पैरेलल है वो भी पता चल गया, जो पैरेलल है वो भी पता चल गया। तो इतनी बात तो हम लोग कर ही लिए, इसमें तो कोई ज़्यादा लॉजिक साइंस, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस तो था नहीं। तो ध्यान से देख लो किस तरह से हम लोग छोटी छोटी टर्म था इसको हम लोग देखे। ये सब टाइम बर्बादी है, फिर भी दिया हुआ है तो पढ़ाना तो पड़ेगा। और तुमको बिना कुछ पढ़ाए तुमको समझ में तो आता नहीं है, क्योंकि खुद से पढ़ने की तो कसम
आ चुके हो कि पढ़ना नहीं है। अब कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है? तो कोप्लेनर वेक्टर को हम लोग बढ़िया से जानते हैं कि जनरली कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन में अगर दो या दो से अधिक वेक्टर सेम प्लेन के अंदर लाई कर रहा तो इसे वेक्टर को हम लोग कहते हैं कोप्लेनर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर्स आर lying in same plane is known as coplanar vector. coplanar। तो अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा हम एक इस तरह से प्लेन लेने वाले पढ़ेगा का आपने बढ़ अब हो गया आते हैं देख लेते हैं कि ये अपना एक प्लेन है। प्लेन कहने का मतलब है कि कुछ इस तरह से जैसे देखो ये धरती है ना मतलब ये अपना ग्राउंड जो है उस तरह से। तो इसके अंदर हम लोग तीन वेक्टर को बनाते हैं जैसे कि ये अपना प्लेन है इसमें हम तीन वेक्टर निकालते हैं। तीन वेक्टर तो पहला एक वेक्टर जो हो गया तुम्हारा ये कुछ इस तरह से होगी रेड कलर का। दूसरा sorry, चलो दूसरा वेक्टर हम ले लिए हैं वाइट कलर का। तीसरा वेक्टर ले लेते हैं कौन सा ले ले चलो येलो कलर का। तो यहाँ पे देखो वेक्टर ये हुआ ए और ये हुआ वेक्टर बी और ये हुआ वेक्टर सी। ये तीनों जो है सो एक ही प्लेन में वो इस तरह का हम एक प्लेन बनाएं और उस प्लेन के अंदर तीनों वेक्टर लाई कर रहा है तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जब वेक्टर एक ही प्लेन के अंदर है तो उसको हम प्लेनर वेक्टर कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हियर ए कॉमा बी एंड सी आर कोप्लेनर वेक्टर। इस तरह से हम लोग देख लिए कि अगर कोई वेक्टर दो या दो से अधिक वेक्टर एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहा है तो हम लोग कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। क्लियर है? अब दूसरा है अपना यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो वन होगा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड वन होगा और इसका काम जनरली करते हैं सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसका मैग्नीट्यूड यूनिटी मैग्नीट्यूड तो यूनिटी होता है बट इट हैज ए स्पेसिफिक डायरेक्शन बट इट हैज स्पेसिफिक मतलब अगर कोई वेक्टर को सॉरी कोई स्केलर क्वांटिटी को तुमको वेक्टर में कन्वर्ट करना है क्या करना है? किसी स्केलर क्वांटिटी को अगर वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो तुम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो वो वेक्टर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि वेक्टर को स्केलर को वेक्टर बनाने के लिए एक टूल चाहिए। अगर कोई स्केलर है अगर तुमको उसको वेक्टर बनाना जैसे कि तुम्हारे पास स्पीड है कि 5 मीटर पर सेकेंड है अगर तुमको वेक्टर बनाना उसको तो तुम लगा दो 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग नॉर्थ। तो अब देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो था ही पहले से। डायरेक्शन जब ऐसे हम लगाए डायरेक्शन लगाने के साथ साथ ये वेलोसिटी हो गया। क्या हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग नॉर्थ। इसका मतलब है कि यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहने के बाद जो हमको मिला वो स्पीड नहीं मिला वो क्या मिल गया? वेलोसिटी मिल गया। तो इस तरह से हम लोग देख लिए। तो अब देखो सबसे पहले कि यूनिट वेक्टर जो है इसका ना तो यूनिट होता है ना तो डायमेंशन होता है। यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। इसका कोई यूनिट नहीं होता जिस तरह से हम लोग मास का देखे थे यूनिट केजी हुआ था लेकिन इसका नहीं होता है यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। यहां तक कि ये नॉन फिजिकल ये फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं। डायमेंशन नॉट फिजिकल क्वांटिटी ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं।
नॉट है फिजिकल। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे कि मान के चलो कि कोई वेक्टर अपना ए है, कोई वेक्टर देख लो यहाँ पे, कि मान लेते हैं कि अपने पास कोई वेक्टर ए है, तो वेक्टर ये हुआ। तो ये वेक्टर ए जो है इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मान लिया कि ये स्मॉल ए वेक्टर था, तो इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है और इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन है। तो देखो डायरेक्शन साफ साफ दिख रहा है। अगर इसका हमको यूनिट वेक्टर निकालना है तो हमको रखना क्या कि इसका डायरेक्शन को सेम रखेंगे, इसका लेंथ को यूनिट कर देंगे, एक यूनिट कर देंगे। मान लो ये तुम्हारा एक यूनिट हो गया, एक यूनिट हो गया। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग ए कैप से। क्या करेंगे? ए कैप से। जनरली यहाँ पे लिखा हुआ भी थे ए कैप। तो अब ए कैप को कैसे निकालेंगे? तो देखो जाहिर सी बात है कि अगर मान करके चलो कि ये फोर्स था, क्या था? फोर्स था 10 मीटर नॉर्थ, फोर्स 10 मीटर नॉर्थ था। अब हमको सिर्फ नॉर्थ रखना है। क्या रखना है? नॉर्थ रखना है। तो उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। 1 मीटर नॉर्थ को हो, सॉरी 1 न्यूटन नॉर्थ को हो या सीधा नॉर्थ को। जनरली यहाँ पे जो है सो देखो होने क्या वाला है कि अगर मान करके चलो कि पहले हम यूनिट वेक्टर को लिख देते हैं, ए यूनिट वेक्टर है। कैसे लिखते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर लिख करके उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो ये तुम्हारा हो गया है यूनिट वेक्टर। कन्फ्यूज होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम हैं। कन्फ्यूजन की कोई बात दूर दूर तक नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मान को चलो कि अपना ये फोर्स था ए इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे ए इक्वल टू था, मान के चलो कि 5 न्यूटन्स टुवार्ड्स साउथ, एस फॉर साउथ। तो अब जैसे ही इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे, तो हम बोले थे कि जैसे मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पे तुम देखो कि अगर तुम यहाँ से ध्यान से देखोगे तो जो ए था वो 5 मीटर नॉर्थ था, सॉरी 5 न्यूटन टुवार्ड्स नॉर्थ था, और तुम डिवाइड कर दिया इससे सिर्फ 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड से। तो 5 न्यूटन 5 न्यूटन खत्म, 5 न्यूटन 5 न्यूटन खत्म। तो यहाँ जो तुमको ए कैप मिला है वो सिर्फ मिला है टुवार्ड्स नॉर्थ। तो यही तो हम कह रहे हैं कि सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर कुछ नहीं है तो वहां पे एक लगा देंगे। ये 1 न्यूटन